मेरी सेक्रेटरी और मैं भाग 7। मैंने खिड़की बंद की और पंडित जी से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो कहने लगे ठीक है, इसी रविवार को तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। मैंने कहा क्या वो मुझे बिना देखे शादी कर लेगी? कहने लगे हाँ, क्योंकि उसने मुझ पर छोड़ रखा है। कहती है जहाँ आप चाहेंगे कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस मुझे 2 लड़के पसंद आए थे उसके लिए। मैं उसे बिल्कुल बेटियों की तरह समझता हूँ, इसलिए उसकी काफ़ी चिंता रहती है। एक लड़का और है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। वो लड़का भी बड़ा अच्छा है। और एक मुझे तुम पसंद आए हो। तुम इसलिए पसंद आए क्योंकि तुमने याशी वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया है और तुम सही रास्ते पर आ गए हो। मैंने पंडित जी को ये नहीं बताया कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो यही है। अगर बताता तो शायद उन्हें गुस्सा आ जाता, क्योंकि प्राची उनके लिए उनकी बेटी की तरह थी। मैं वहाँ से वापस घर चला आया। अपने पापा से कहा कि रविवार को मेरे साथ आश्रम चलें, क्योंकि वो लड़की मुझे मिल गई है, लेकिन जहाँ रहती है वो दोबारा मेरी शादी उससे करना चाहते हैं। मेरे पापा मान गए, क्योंकि उन्होंने कई सालों बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मुझे कई साल बाद उन्होंने खुश देखा था, इसलिए वो मेरी बात को टाल नहीं पाए और फ़ौरन तैयार हो गए। मैं रविवार के दिन सिर्फ 4-5 लोगों को ही अपने साथ लेकर गया था। मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, जो कि प्राची के पास चली गई थी। मेरी प्राची के साथ फेरे हुए और सारी रस्मों के साथ शादी हुई। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो सिसकियों से रो रही थी। शायद वो मुझे देख चुकी थी। जब मैं घर पर आया तो मेरी मम्मी उसे कमरे में लेकर गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका सामना कैसे करूँगा, क्या कहूँगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। शायद फेरों तक वो अनजान हो, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद मुझे देख चुकी होगी। कुछ देर बाद मेरी मम्मी बाहर आईं। कहने लगी फेरे तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम सुना वो लड़की चुप सी हो गई थी। जब से गाड़ी में बैठी रोए जा रही थी और अभी भी रोए जा रही है। फिर मुझसे कहने लगी तुम तो कह रहे थे कि ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, लेकिन वो तो तुमसे बिल्कुल अनजान थी। मैंने कहा अब नहीं रही, जान चुकी है। मेरी मम्मी मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी मुझे तो कुछ समझ नहीं आता तुम्हारी बातें। जाओ कमरे में, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मैं धड़कते दिल के साथ कमरे का दरवाज़ा खोला था। जब सामने देखा तो घूंघट हटाए लाल जोड़े में बैठी रो रही थी। बड़ी ख़तरनाक नज़रों से उसने मुझे देखा था, जैसे नज़रों से ही मेरी जान ले लेगी। सच पूछे तो जान तो वो ले चुकी थी। बड़ी बड़ी बादामी आँखें, उनमें फैला काजल मेरी जान ही तो ले गया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। लग रहा था ख्वाब देख रहा हूँ। उसके करीब जाऊँगा, उसका हाथ पकड़ लूँगा तो सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। उसका चेहरा, उसका वजूद धुआं बनकर उड़ जाएगा। जैसे ही उसे छूने की कोशिश करूँगा, आँख खुल जाएगी और मैं खाली हाथ इधर उधर देखने लगूँगा, उसे ढूंढने लगूँगा। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ आने लगी। अब मुझे यकीन हो गया था कि सचमुच वो मेरे सामने थी, लेकिन नाराज़ थी। शायद उसे होना भी चाहिए था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कमरे की कुंडी लगाई। पहली बार अंदर से मेरा दिल भी उसके पास बैठने पर कुछ नर्वस सा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मेरा सारा कॉन्फिडेंस उसके सामने बैठते ही हवा हो जाएगा। वो मेरे लिए कोई आम लड़की नहीं थी। जिन नज़रों से वो मुझे देख रही थी उनमें ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो फ़ौरन से नज़रें बदल गई। मैं उसके सामने बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं बेड पे बैठा वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा प्राची प्लीज़ बैठो यहाँ। मैंने बहुत ही नरम लहजे में उससे बात शुरू की। वो माथे पर बल डाले अपने हाथ की हथेली से आंसू साफ कर रही थी। वही मासूमियत, वही नखरा। कहने लगी तुम जिंदा थे? अगर तुम जिंदा थे तो तुम्हारे घर वालों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा यहाँ तो बैठोगी तभी तो तुम्हें कुछ बताऊँगा। लेकिन वो तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। कहने लगी तुम क्या समझते हो, अपना हुलिया बदल कर, सबकी नज़रों में नेक और शरीफ बनकर तुम फिर से मुझे धोखा दे दोगे और मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगी? अनंत, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम बदला लेने के लिए कुछ भी और कर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम ये सब। मैं नहीं जानती थी कि तुम फिर से मेरे साथ इस तरह की कोई चाल खेल सकते हो। पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? क्या चाहते हो मुझसे? वो हिचकियों से रोने लगी। मुझसे कहने लगी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी से इतनी नफ़रत नहीं की जितनी मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मुझे खुशी हुई थी, सुकून मिला था। आज तक कभी तुम्हारे लिए मैंने ये दुआ नहीं की कि ऊपर वाला तुम्हें माफ़ करे। तुम्हारा ख्याल आता था तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत के अलावा और कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ था। मैं तो समझती थी मेरी जान छूट गई, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा भी रचा सकते हो। मैंने कहा प्राची मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस बार कोई ड्रामा नहीं रचाया। इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें हर बात सच सच बताता हूँ। इससे पहले कि मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, वो कई कदम पीछे हटी। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम जो कुछ समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है।
वो कहने लगी, ओह प्लीज़ अनंत, तुम्हारा घिनौना रूप मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। झूठी कहानी सुनाकर तुम पंडित जी को बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम क्या हो, लेकिन मैं जानती हूँ। उनके सामने नेक और शरीफ होने का ड्रामा रचा के तुम यूँ मुझे हासिल करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो और मुझे डिवोर्स ना देने के लिए तुमने ये सब ड्रामा रचाया है, तो मैं कभी भी तुम्हारे जाल में ना फंसती। फिर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो। मैंने कहा, प्लीज़ मेरा गिरेबान छोड़ो प्राची। कहने लगी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही तुमसे पूछूंगी। बताओ अनंत, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बड़ी नरमी से उससे मैंने अपना गिरेबान छुड़वाया था। मैंने कहा, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इस पोजीशन में नहीं हो कि मेरी बात सुन सको या समझ सको। मैं फिर कभी तुमसे बात करूँगा। वो कहने लगी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम जैसे धोखेबाज शख्स के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है। अभी भी उसके हाथ मेरे हाथ में थे। मैंने कहा, प्राची, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो गलत समझती हो। मेरी एक बार बात सुन लो। अगर मेरी एक बार बात सुन लेती तो शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाती, और अगर बात नहीं सुनना चाहती तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि मैं तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ अपनी बीवी बना के अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से और उनकी मौजूदगी में इस घर में लेकर आया हूँ। कल मेरा रिसेप्शन है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अनंत की पत्नी प्राची अनंत है, और ये मेरी मोहब्बत का पहला सबूत है कि हमारे साथ की गई कोर्ट मैरिज को न तो मैंने किसी से छुपाया है और न तुम्हें रखेल समझा। बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें शादी करके लाया हूँ, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ये कहकर मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, अगर मुझे एक बार भी ये पता होता कि तुम जिंदा हो, बिना देखे कभी शादी के लिए हाँ ना कहती। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं सुनेगी। गुस्से से पागल है। इस वक्त उसकी आंखों में फैला हुआ काजल मेरा चैन चुराने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन दिल को कहाँ चैन था। पूरे 2 साल बाद दिल की मुराद पूरी हुई थी। आंखों की प्यास, दिल की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी चाह रहा था कि उसकी मोहब्बत को, उसकी सोहबत को, उसके लम्स को महसूस करूं। हज़ार नाराज़गी के बावजूद उसे बाजू से पकड़कर अपने सीने के साथ लगाकर भींच लूं, ताकि दिल को कुछ सुकून मिल सके। 2 साल से उसके लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरी दुश्मन जान का ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। बड़े गुस्से से वो अलमारी के पास गई। अलमारी भी गुस्से से खोली, अपने लिए सिंपल सा सूट निकाला और बेदर्दी से अपने सारे जेवरात उतारने लगी। उनको ड्रेसिंग पर रखने के बजाय फेंक रही थी। मैं उसे ही देख रहा था। वो वॉशरूम में चली गई। मैंने गहरी सांस ली, उसकी ज्वेलरी संभाल के रखी, तकिया उठाकर चुपचाप सोफे पर लेट गया। उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वो कमरे में आई, आकर नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं चोर नज़रों से उसे देख रहा था। वो कहने लगी, ऐ ऊपर वाले, तूने मेरे साथ क्या इंसाफ किया। तूने मेरी शादी किसी भी इंसान से करवा देता, मैं तुझसे कोई शिकवा ना करती, लेकिन जिस इंसान से मैं नफ़रत करती हूँ तूने उसी को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, हमेशा दूसरों का भला ही सोचा। मैंने कभी अपने बाप का दिल नहीं दुखाया, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चली। मैंने तो अपना घर भी बेचकर गरीबों में दान कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, और मैं ख़ुद भी आश्रम में रहकर वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी थी। फिर क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला शख्स कौन है कौन नहीं, बस ये ना होता। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक इस इंसान से नफ़रत की है, फिर ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है। मैं कहाँ गलत थी, कहाँ बुरी थी, मेरा क्या कसूर था। वो बड़े धीमे लहजे में रोते हुए आंखें बंद करके बोलती जा रही थी, लेकिन कमरे में खामोशी थी और मैं सो भी नहीं पा रहा था। उसकी बातें किसी तीर की तरह मेरे दिल पर वार कर रही थी। क्या मैं इतनी नफ़रत के काबिल था। उसे क्यों लगता था कि मैं झूठा हूँ, क्यों करती थी वो मुझसे इतनी नफ़रत, जबकि मैंने खुद को बदल के रख दिया था। वो काफ़ी देर तक रोती रही और उसके गाल पर गिरने वाले आंसू मुझे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। कल तक उसे पाने के लिए मैं पागल हो रहा था, आज वो मेरी होकर भी मुझसे बहुत दूर थी। कुछ देर रोने धोने के बाद वो उठकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में सो गई थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं अभी उसी के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं मेरी भी कब आँख लग गई।
मेरी आँख खुली तो 6 बज रहे थे। मैं उठकर बाहर वॉक करने चला गया। मैं जब वापस आया तो प्राची उठ चुकी थी, लेकिन शायद नर्वस थी, कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। अलग माहौल की वजह से वो बेड पर बैठी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। मुझे देखकर अपनी बदहवासी पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं गई? मम्मी नाश्ता टेबल पर लगवा चुकी हैं। कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरह का माहौल होगा तुम्हारे घर का। देखो, मैं कोई हाई फाई क्लास की मॉडल लड़की नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे साथ ऐसे माहौल में मूव कर सकती हूँ। मैं उसकी परेशानी सुनकर बेड पर उसके पास बैठ गया। वो खिसक कर थोड़ा पीछे हटी थी। मैंने कहा, तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। चलो आओ मेरे साथ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। सामने लॉन्च के एक तरफ डाइनिंग टेबल था, जहाँ मेरी मम्मी मुलाजिमा से नाश्ता लगवा रही थी। मुझे प्राची के साथ देखा तो मुस्कुराने लगी। कहने लगे, आओ आओ बेटा, ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। मेरी मम्मी साड़ियाँ पहनती थीं और तैयार श्यार भी रहती थीं। प्राची के लिए कुर्सी मैंने खुद खींचकर पीछे की थी। वो बैठ गई। उसके बराबर वाली कुर्सी पर मैं बैठ गया। उसकी प्लेट में नाश्ता की हर चीज़ डालकर देने लगा। वो खामोशी से नाश्ता कर रही थी, फिर वापस कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला आया। वो कहने लगी कि आज रिसेप्शन है। मैंने कहा, हाँ रात में है। वो कहने लगी, आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े अमीर घराने से लोग आएंगे। मैंने कहा, हाँ, हमने सभी मिलने जुलने वालों को बुलाया है और मेरे मम्मी पापा के जानने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। सभी लोग आएंगे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौती औलाद हूँ, तो उन्होंने ज़्यादातर सभी को बुलाया है। वो कहने लगी, देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ऐसे सबकी निगाहों से घिरते हुए खुद को कंफर्ट फील नहीं कर पाऊँगी। आप प्लीज़ बस मेरी एक बात मान लीजिए। मैंने कभी इतने लोगों का सामना नहीं किया और मुझ पर पड़ती हुई लोगों की नज़र चुभती हैं। मैंने कहा, प्राची, रिसेप्शन होना ज़रूरी है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरी शादी हुई है तुमसे। मैं अपने माँ बाप का इकलौती औलाद हूँ। उनकी भी खुशी है, मैं उनका नहीं रोक सकता। कहने लगी, तो आप जेंट्स और लेडीज़ का इंतज़ाम अलग अलग करा दीजिएगा। मैंने कहा, ओके। मैं उठकर मम्मी के पास चला गया। मेरी मम्मी ने रिसेप्शन का सूट मुझे दिया। कहने लगी, पार्लर से मैंने टाइमिंग ले ली है। प्राची से कहो कि 4 बजे तक उसे ड्राइवर के साथ पार्लर जाना है। ये सुनकर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि रात की पार्टी में जेंट्स और लेडीज़ का इंतज़ाम अलग अलग करवाइएगा। ये सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी, अनंत, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम जानते हो कि हमारे यहाँ इस तरह से पार्टियाँ नहीं होती। तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी पसंद की लड़की ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी। तुम्हारे डैड इस बात पर बहुत नाराज़ होंगे। मैंने कहा कि मेरी बीवी सबके सामने तैयार होकर नहीं बैठेगी, इस बात पर मुझे एतराज़ है। मेरी मम्मी कहने लगी, ऐसा करो, तुम हमें सबके सामने बिठाकर एक ही बार जलील करवा दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोगों ने कभी भी ऐसी शादी आज तक नहीं देखी और नहीं हम सबके सामने अपना मजाक बनवा सकते। मैंने कहा, मम्मी, इसमें बुराई क्या है? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वो कहने लगी, बेटा, सोसाइटी को देखना पड़ता है। हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते जहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से चल सकें, जैसे कि तुम बात कर रहे हो। यही बात तुम्हारा बाप तुम्हें समझाना चाह रहा था कि प्राची जैसी लड़की हमारे माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हारी ज़िद थी और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ज़िद के सामने हार मान ली। कम से कम तुम्हें आज रिसेप्शन पर अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा, पार्लर वाली से कहें कि वो यहीं आकर तैयार कर देगी। ठीक है, प्राची पार्लर नहीं जाएगी। मेरी मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं बुला लेती हूँ। उसके रिसेप्शन का सूट मैंने कमरे में जाकर बेड पर रख दिया। वो सोफ़े पर बैठी थी। मैं कमरे से बाहर निकल गया। बहुत महंगे होटल में मेरे बाप ने रिसेप्शन की पार्टी रखी थी। जैसे ही रात को मैं तैयार होकर प्राची के कमरे में गया तो पार्लर वाली उसे तैयार करके जा चुकी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतने ही नर्वस भी थी। मैंने अलमारी खोल के लाल रंग की बड़ी सी खूबसूरत सी चादर निकाल कर उसके ऊपर ढक दी और उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया। मैंने खुद भी पेंट कोट नहीं पहना था, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे बाहर लेकर चला। डैड बाहर लॉन्च में खड़े हुए हमारा वेट कर रहे थे। मेरा और प्राची का हुलिया देखकर मेरा बाप का पारा हाई हो गया था। कहने लगे, क्या बन कर आए हो तुम? बहू के सर पर इतनी बड़ी चादर क्यों दे रखी है? मैंने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पत्नी पर गैर लोगों और मेरे दोस्तों की नज़र ना पड़े। आज की कहानी का भाग 6 यहीं तक था। 7वां और अंतिम भाग कल अपलोड किया जाएगा।